एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ DSSB को ही टारगेट करके प्रैक्टिस सेट है, ये बाकी के जो अदर TGT एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक EMRS है, NVS का एग्ज़ाम है, HTET ने भी लास्ट ईयर जो सिलेबस इशू किया था उसी के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे। और साथ में KVS में भी जो सिलेबस इशू किया था लास्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ था KVS का TGT साइंस के लिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। KVS का सिलेबस ऑल्दो इन वाले बाकी पेपर से DSSB NVS EMRS से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ अलग दे दिया उन्होंने, नंबर ऑफ़ टॉपिक्स जो है ना, जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स है, वो थोड़ी कम है। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सेम ही है, आप सेम ही कंसिडर कर सकते हो उसको, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही अलग है। लेकिन ये सब क्या है, मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट्स बने हुए हैं, ये प्रैक्टिस सेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी TGT एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। ऑल्दो लाइक जो UP TGT का एग्ज़ाम होता है RPSC सेकंड ग्रेड, वहाँ पर TGT को सेकंड ग्रेड बोलते हैं, तो वो वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनका सिलेबस का जो पैटर्न है या फिर जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा अच्छा आता है, इनसे भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। बट यहाँ पर ये जो रिसेंटली जो हम प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अभी जो NVS EMRS KVS इनके जो एग्ज़ाम हुए थे उनके बेसिस पे है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, यहाँ पर ये हम 9 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने भी 8 प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ को नहीं देखा है उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। ये क्लासेस आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करने वाली है, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो देखते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द सेम। क्या बोला है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो फिर ऑप्शंस को देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो क्या सेम हो सकता है उनका। क्या बोला, देखो क्वेश्चन फिर से समझो कि एलिमेंट्स हैं, कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में लाई करते हैं, तो उनके पास सेम क्या हो सकता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो देखो ग्रुप की बात कर रहा है तो पीरियोडिक टेबल जो होती है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में इस तरह से हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। कैसे, एक तो हम हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल को हम कैसे स्टडी करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक कैसे स्टडी करते हैं वर्टिकल। एक कैसे स्टडी करते हैं भाई, वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में। तो जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें आप क्या बोलते हो भाई, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई, ग्रुप। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं इन्हें आप क्या बोलते हो भाई, इन्हें हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, 18 ग्रुप्स। और कितने पीरियड्स है भाई, 7 पीरियड। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनफैक्ट DSSB का ये PYQ क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये DSSB का PYQ क्वेश्चन है, वहाँ पर ये पूछा हुआ है कि कितने पीरियड और कितने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब क्या बताना है आपको, जो ये ग्रुप है ना, ग्रुप क्या होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो ये ग्रुप्स जो हैं इनमें जो एलिमेंट्स लाई करते हैं, जैसे मैं सपोज़ ग्रुप 1 को लिख देती हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं क्या होते हैं, देखो लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटाशियम है, रुबीडियम है, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, तो इनके पास सेम क्या होता है, ठीक है। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के पास सेम क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो देखो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे सपोज़ यहाँ पर हम सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, हमें पता है। और जो इसका मास नंबर होता है दैट इज़ 23। अब जितने भी नंबर ऑफ़ यहाँ पर क्या है एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही उसके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन्स कैसे आते हैं, विद द हेल्प ऑफ मास नंबर, मास नंबर से आते हैं। तो न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं अभी, 11। तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स आ गए, 12 आ गए। तो बताओ, देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे। अब ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप में, ये तो क्या है, सभी डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। लिथियम का एलिमेंट है, सोडियम है, पोटाशियम के एटम्स होंगे, रुबीडियम है। अब जब डिफरेंट एलिमेंट्स है तो इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा और मास नंबर भी डिफरेंट होगा। जब इनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है सेम ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। तो यानी कि ये तीनों तो सेम हो नहीं
सकते उसने, तो क्या पूछा है जो सेम होता है ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या सेम होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसे आप क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट शेल से क्या मतलब है, आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई 3। इसकी कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s1। तो यहाँ पर जो इसकी वैलेंस शेल है या फिर आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है भाई, सेकंड है। तो सेकंड शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर सोडियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है डैट इज़ 11 और इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p 6 and 3s1। अब यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ शेल है आउटर मोस्ट वो चेंज हो गई है। यहाँ पर कौन सी थी भाई, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सी थी, सेकंड। यहाँ पर कौन सी थी, सेकंड। ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है भाई, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। ये यहाँ पर सेकंड शेल है। कौन सा है भी, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, सेकंड शेल में है। इन केस ऑफ सोडियम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, थर्ड शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। देखो इन केस ऑफ लिथियम भी कितना था, इन केस ऑफ लिथियम भी कितना आ रहा था भाई, 1 ही आ रहा था। फिर देखो ऐसे ही पोटाशियम, पोटाशियम का क्या होता है 19। तो जब इसकी कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो ये क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड यहाँ पर क्या आएगा 4s1। अब देखो अगेन यहाँ पर जो आउटर मोस्ट शेल है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, 4th आ गया है। क्या आ गया है अभी, 4th आ गया है। बट जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, यहाँ पर 1 है। देखो 4s1। तो इन केस ऑफ पोटाशियम भी क्या है, 1 आया। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में जो सेम होता है वो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है और इसके ऊपर हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। एक बार आज पूरा ना हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एंड तक क्लास को देखना। क्या है देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पर आपको ये रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो आपको स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है डैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ हम क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करेंगे। हम देखो अलग अलग वे से बात कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन की टर्म्स में बोल सकते हैं, ऑक्सीजन की टर्म्स में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं या फिर गेन हो रहा है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो क्या होता है भाई ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर रिडक्शन क्या होता है, देखो रिडक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और साथ में ही यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो इन केस ऑफ रिडक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या सॉरी भाई यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, ये हमने सेम ही लिख दिया। क्या होगा यहाँ पर देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या एडिशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर रिडक्शन क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या आएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं तो डैट इज़ ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। क्या होता है भी, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जो भी सब्सटेंस एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है भी, वो रिड्यूसिंग एजेंट। और जो भी रिडक्शन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया है। अब अपने रिएक्शन को देखते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन मेटल है, आयरन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो Fe3O4 क्या बन गया, ये ऑक्साइड बन गया है, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो आयरन था, यहाँ पर आयरन के साथ प्रोडक्ट में क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि आयरन में क्या हो रहा है अभी, ऑक्सीजन ऐड हो रही है।
जब ऑक्सीजन एडिशन होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ गया ये वाला पॉइंट समझ में। अब देखो इन केस ऑफ वाटर, वाटर में क्या देखो यहाँ पर H2O, इसके पास क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पर जो इससे प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, वाटर से हाइड्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर तो देखो हमने नंबर ऑफ एटम्स की टर्म्स में ही देख लिया। बाकी आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। तो वो सब आप, वो वाला जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ कि वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। हमने दोनों तरीके से काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये बात तो हमें आ गई समझ में, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट है आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल करेक्ट है। आयरन मेटल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट है वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस। रिड्यूस कब होगा, जब वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा या फिर एडिशन करेगा हाइड्रोजन का। तो हमने देखा यहाँ पर H2O से क्या बन रहा है, H2, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, वाटर रिड्यूस भी हो रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। क्या, फर्स्ट और सेकंड आपको जिस भी ऑप्शन में दिया है उसको रख लो, बाकी कट कर दो। तो देखो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ना ऑप्शन ए आंसर आएगा ना ही बी आएगा, क्योंकि इसमें देखो ना तो फर्स्ट तो आपको दी हुई नहीं है, यहाँ पर सेकंड तो है चलो, बट फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, और इसमें ना फर्स्ट है ना ही सेकंड है। तो यानी कि इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। अब ऑप्शन सी और डी को देखो, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड गिवन है, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड गिवन है। अब थर्ड और फोर्थ में से आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या दिया है वो देखो, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है अभी, आयरन मेटल का। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा वो कौन करेगा, आयरन करेगा। और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा कौन भाई, वाटर। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सी है भाई, फोर्थ ऑप्शन। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। तो यही क्या बन गया इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन NVS और KVS दोनों पेपर में आया था, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था। क्या है देखो क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज़। यहाँ पर आपको एक मेटल है, उस मेटल का क्लोराइड गिवन है। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको नहीं पता कौन सा मेटल है, M दिया हुआ है इन्होंने कि M कोई मेटल है जिसके लिए क्लोराइड क्या बन रहा है, MCl3 बन रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस मेटल के लिए फॉस्फेट बनाना है। क्या करना है, इस मेटल के लिए फॉस्फेट बनाना है। तो देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको पता है हैलोजन की ऊपर जो चार्ज आता है, हैलोजन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, -1 होती है। अब ये हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये क्या है, यहाँ पर हैलोजन है और इनकी वैलेंसी क्या होती है, -1। इनका -1 चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पर आपने, ये बहुत ही कॉमन है और ये सभी को पता होगा कि NaCl में क्या होता है, Na+1 और Cl-1 होता है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव होता है। इट मीन्स यहाँ पर देखो 1 नेगेटिव था तो 1 ही पॉजिटिव था। देखो सॉल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। सॉल्ट में टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देखो Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर +1 था। अब देखो यहाँ पर 2 क्लोराइड है। अब आपको पता है एक क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1। एक क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर मतलब Cl2 है। Cl2 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर टोटल जो चार्ज बनेगा नेगेटिव वो कितना बनेगा, -2। तो इस -2 को बैलेंस करने के लिए आपको जो पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो कितना चाहिए होगा, +2 ही। कैसे पॉजिटिव चार्ज की नीड होगी भाई, +2 पॉजिटिव चार्ज की। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, Mg+2। क्या बनेगा, Mg+2। तो Mg+2 और इसके साथ क्या होते हैं, 2 Cl नेगेटिव, इस तरह से रहते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो आपको, MCl3। क्या गिवन है, MCl3। अब हमें पता है Cl नेगेटिव होता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर 3 मतलब Cl3 लिखा है तो यहाँ पर क्या है, 3 Cl होंगे, 3 क्लोरीन होंगे। एक क्लोरीन का -1 होता है तो 3 क्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा अभी, -3। तो अब इस -3 को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पर मेटल है, मेटल के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +3। कितना चार्ज होना चाहिए, +3। इसका मतलब यहाँ पर जो मेटल है, मेटल का कटायन कौन सी फॉर्म में है अभी, +3 फॉर्म में है।
कौन सी फॉर्म में है अभी, +3 फॉर्म में है। यहाँ पर जो कटायन है वो हमारा क्या है अभी, +3 फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, फॉस्फेट का सॉल्ट बनाना है। यहाँ पर इस मेटल के लिए फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाना है। अब फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट जो होता है डैट इज़ पॉलीएटॉमिक अनायन। ये क्या होता है अभी, फॉस्फेट पॉलीएटॉमिक अनायन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव। क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव। यहाँ पर इस पूरे PO4 के ऊपर क्या होता है, ओवरऑल 3 नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो हम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मेटल लिखते हैं और दूसरी साइड क्या करते हैं, अनायन लिखते हैं। तो यहाँ पर मेटल तो अपना M ही है और यहाँ पर जो अनायन है वो क्या है, फॉस्फेट है। मेटल का चार्ज कितना आया देखो, यहाँ से MCl3 से आपने क्या समझा कि यहाँ पर क्या होगा, +3 चार्ज होगा। तो ये +3 हो गया। यहाँ पर क्या है, ये -3 है। फॉस्फेट पे अभी बताया -3 होता है। क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर दोनों ही 3 है तो ये 1:1 ही रेशो बन जाएगा। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस और नेगेटिव साइन को नहीं देखते हैं, सिर्फ क्या है, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर M 1 से मल्टीप्लाई होगा, PO4 भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, देखो आपके पास MPO4। ये क्या आ गया अभी, मेटल का फॉस्फेट आ गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी में दिया है देखो, बाकी और किसी में नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसका एक एग्जांपल भी हम कंसीडर कर सकते हैं। जो +3 वाला मेटल रहता है, कटायन रहता है, वो क्या हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। एल्युमिनियम पे हमें पता है ना +3 होता है। तो यहाँ पर अगर एल्युमिनियम का फॉस्फेट पूछा होता या फिर इस तरह से पूछा होता कि कोई मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा सॉल्ट बन सकता है और यहाँ पर आपको अलग अलग मेटल्स के नाम दिए होते, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, AlPO4। इस तरह से ये क्या बन गया यहाँ पर, एल्युमिनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो यहाँ पर आपको, द इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज इज प्रेजेंट इन। अब ये इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज क्या होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज कुछ भी नहीं है, जो आयनिक बॉन्ड है उसी का ही दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट है। इलेक्ट्रो से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, वेलेंट मतलब वैलेंसी। तो आपको पता है यहाँ पर वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफरेंस हो जाते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो NaCl है, NaCl कैसे बनता है अभी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे बनता है ये। तो यहाँ पर हुआ क्या है, सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और जो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वो किसने गेन किया है, क्लोरीन ने गेन किया है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, क्लोराइड आयन बन गया है। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है अभी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं अभी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ही क्या होते हैं अभी, आयनिक बॉन्ड होते हैं। और जहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है डैट इज़ आयनिक कंपाउंड, उन्हें आप क्या बोलते हो, आयनिक कंपाउंड बोलते हो। अब यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से किसके पास इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज है। तो देखो वैसे तो ऑप्शन को देखते ही समझ में आ रहा है, NaCl जैसा ही एक और सिमिलर यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है डैट इज़ NaBr। अभी मैंने बताया था जो भी हेलोजेंस होते हैं उन सब की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो यानी कि Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन ये होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कटायन और अनायन के बीच में बनता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर डी। बट हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो क्या है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं डैट इज 6। भाई आपको क्या है, जो एटलीस्ट 30 अटोमिक नंबर तो क्या है भाई, आपको लर्न होने चाहिए अटोमिक नंबर और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन करने में देखो हेल्प करेंगे। बार बार ये चीज़ें आएंगी आपको, ये इस तरह से बॉन्ड का पूछ सकता है कि इसमें क्या बॉन्ड बन रहा है, वैलेंसी पूछ सकता है और शेप पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको जो वैलेंसी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, और एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी आप वैलेंसी बता सकते हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 6। तो यहाँ पर ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए ऑक्सीजन के, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है और इसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, ये अपना ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट करेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर देखो दोनों ऑक्सीजन एटम ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, देखो दोनों ने मतलब अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर बन गए। क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर बन गए, क्योंकि 1 बॉन्ड पेयर बनने में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अगर यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 लोन पेयर।
ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है भाई, 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पर देखो टोटल इसने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक लोन पेयर से जो बॉन्ड बनता है डैट इज़, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है डैट इज़ सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पर 2 शेयर किए हैं इसने, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें तो क्या है, देखो शेयरिंग कर रहा है, तो जो भी शेयरिंग करके बनता है वो क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, वहाँ पर कोवलेंट लिंकेज होती है। नेक्स्ट क्या है, देखो CCl4 भी सेम ही होगा। CCl4 में क्या है, देखो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास क्या होता है भाई, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनफैक्ट जितने भी हेलोजेंस हैं सबके पास वैलेंस शेल में क्या होते हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और ये क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहेंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये इस तरह से अपने चारों क्लोरीन के साथ, ठीक है, ये कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने किसके साथ शेयर कर लिए भाई, यहाँ पर क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। तो इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बात आई किसकी भाई, यहाँ पर अब क्लोरीन को भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखो क्लोरीन कैसे करेगा, यहाँ पर क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन में से क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इसके साथ, ठीक है, कार्बन वाला, इसके साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स खुद के, और ये इस तरह से शेयरिंग की, यहाँ पर 7 क्लोरीन के खुद के, एक कार्बन के साथ, और यहाँ पर ये, और इस तरह से ये। तो इस तरह से देखो कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, और चारों क्लोरीन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया है भाई, ये जो कार्बन है और क्लोरीन है, इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो डैट इज़ ऑल्सो कोवलेंट कंपाउंड। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। सेम ऐसे ही क्या है, CHCl3 का बनेगा। यहाँ पर क्या है भाई, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक प्लेस पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी क्लोरीन होगा। इसको आप खुद ट्राई करके देखना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर ये भी इजीली बन जाएगा। तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप खुद से ट्राई करके देखना कि कैसे बनेगा। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया था, क्या आएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखो एन अल्काइन हैज़ 8 एटम्स। एक अल्काइन है जिसके पास क्या है अभी, 8 एटम्स है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको बताने हैं। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर अल्काइन का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, वेदर इट इज़ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। एटलीस्ट ये वाले तो तीनों आपको याद ही करने हैं, ठीक है। तो देखो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अल्केन में क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्केन में क्या होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, दैट इज़ CnH2n+2, और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या होते हैं अभी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। अब अल्काइन का देखते हैं, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। बस इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करना है। अब यहाँ पर ये तो बताया ही मैंने आपको कि n क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 8। तो यानी कि इस फॉर्मूले में आपको n की वैल्यू क्या है अभी, 8 पुट करनी है। तो क्या बन जाएगा, देखो C8H, यहाँ पर 8 जब पुट करोगे तो आ जाएगा 2 × 8 - 2, तो ये बन गया C8, और 8 2 क्या होगा 16, 16 - 2 इज़ 14, तो यहाँ पर क्या आ गया C8H14। तो यहाँ पर देखो जब आपके पास ऐसा अल्काइन हो जिसके पास 8 कार्बन एटम्स होते हैं, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे भाई, 14 होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो ऑल हाइड्रोकार्बन्स बर्न है भाई, ये क्या है, बर्न, BURN। ऑल हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस। ये आपको याद रखना है कि जब भी हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं, ठीक है, जब भी हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हो या फिर ऑक्सीजन हो, तो हाइड्रोकार्बन्स जब भी बर्न होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ऑलवेज दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ठीक है। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, अल्काइन है, कितने नंबर ऑफ
कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन है, वो सब क्या है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस होती है। नंबर ऑफ़ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, यूज़ होते हैं। बट मेनली यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बताना था कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है जब भी आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो। तो हाइड्रोकार्बन को बर्न करने से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनता है और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज़ होती है, हीट भी रिलीज़ होती है प्लस में लाइट एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर अगर लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ हो रही है तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हो भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जब भी हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बर्निंग प्रोसेस जो होती है इसे आप क्या बोलते हो भाई, कंबशन। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो देखो कितने सारे एडिशनल पॉइंट्स हमने देखे कि ये कंबशन रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ पर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको दे सकता था, ठीक है, कि आपको रिएक्शन दे दी या फिर इसी तरह से लिखा होता और नीचे आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई होती और उसमें से पूछता कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आपको एडिशनल फैक्ट्स भी ध्यान रखने होते हैं जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है देखो। ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स ओनली। क्या बताया गया है कि जो इवापोरेशन प्रोसेस होती है उसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। इवापोरेशन प्रोसेस क्या होती है ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में बता ही दिया, ठीक है, कि इवापोरेशन में होता क्या है, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट वो होते कहाँ से हैं, सरफेस से होते हैं, बल्क से होते हैं, सरफेस या बल्क दोनों से, या फिर ना सरफेस से पार्टिकल जाते हैं ना ही बल्क से जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि सरफेस और बल्क से क्या मतलब है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, लेट्स से वाटर ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ये। अब देखो सरफेस क्या बनेगा, सरफेस बनेगा ये वाला पॉइंट जो क्या है यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री है, तो डैट इज़ सरफेस। ये क्या है यहाँ पर सरफेस है। तो इस बाउंड्री पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे डैट इज़ सरफेस वाटर मॉलिक्यूल। और बल्क क्या है, जो ये अंदर वाले पार्टिकल्स हैं यानी कि बाउंड्री के जो नीचे है डैट इज़ बल्क। ये क्या है यहाँ पर बल्क है। तो जो इवेपोरेशन फिनोमिना होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को गेन करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। और एनर्जी गेन करने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पर पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि उनको इतनी सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है कि जो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो यहाँ पर सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो जाते हैं या फिर वीक पड़ जाते हैं। जिसकी वजह से क्या है, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो वीक पड़ जाएगी तो आपको पता है देखो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लोजली पैकिंग। इन केस ऑफ लिक्विड जो होता है पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं और गैसेस के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स रैंडमली बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो देखो जो यहाँ पर लिक्विड है सरफेस के पार्टिकल पे, मतलब सॉरी सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल के, अब यहाँ पर क्या है, इवोपरेशन प्रोसेस में ये क्या करते हैं, हीट एनर्जी को गेन करते हैं। मतलब मान लो सराउंडिंग से एनर्जी को गेन कर रहे हैं, जैसे सनलाइट में होता है, ठीक है, या फिर जब आप गर्म करते हो, हीट करते हो तो क्या है यहाँ पर ये क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करते हैं। अब जब ये एनर्जी को गेन करते हैं ना तो जो ये सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो धीरे धीरे क्या है, वीक पड़ने लग जाता है। अब जब ये वीक पड़ेगा तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इनकी वीक पड़ने की वजह से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई तो लिक्विड से वो डायरेक्ट मतलब क्या बनेंगे भाई, गैसियस स्टेट में तो जाएंगे, वेपर्स ही तो फॉर्म करेंगे। तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है उसमें ओनली सरफेस पे ही क्या होते हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वही वाले क्या होते हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ करके क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज हो पाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम द सरफेस। अगर यहाँ पर आपको बॉइलिंग दिया होता, क्या दिया होता भाई, बॉइलिंग दिया होता, तो बॉइलिंग जो होता है ना वो बल्क फिनोमिना होता है। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, यहाँ से सरफेस वाले और साथ में सरफेस के और जो बल्क के यानी कि अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं सिस्टम के, वो दोनों ही क्या होते हैं, वेपर्स फॉर्म में, गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है
और जो बॉइलिंग होता है दैट इज़ बल्क फिनोमिना। और जो ये इवोपरेशन प्रोसेस होती है ना, ये कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है वो भी आपको याद रखने हैं, फैक्टर से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट हैपन्स टू द लिक्विड। क्या बताया है कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम का यानी कि लिक्विड है, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो गया अभी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है अभी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। तो जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का 1 atm के इक्वल हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो लिक्विड क्या होता है अभी, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड क्या करता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, द लिक्विड बॉयल्स। लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट कंटेन बोथ एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इन ऑप्शन में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑप्शन में जो आपको ये पेयरिंग दी हुई है ना, दोनों एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखो कार्बन और सिलिकॉन, तो दोनों ही क्या होते हैं अभी, एलिमेंट होते हैं। तो ये तो एलिमेंट है, उसने तो नॉट वाला पूछा है। नेक्स्ट क्या है, हीलियम और नाइट्रोजन, तो हीलियम और नाइट्रोजन ये भी दोनों क्या है अभी, एलिमेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है ब्रॉन्ज और जिंक, तो देखो जिंक यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट होता है, बट जो ये ब्रॉन्ज है ये क्या है अभी, एलॉय है। ये क्या है, एलॉय है। एलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल जब क्या करते हैं अभी, मिक्स करते हैं टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमें जिस भी तरह का प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है उसके बेसिस पे जब हम 2 मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके उसको क्या करते हैं भाई, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है। ये आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से एलॉय में कौन कौन सी मेटल इंक्लूड होती है। तो जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है अभी, ब्रॉन्ज जो एलॉय होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज क्या है, एलॉय है, जिंक क्या है, एक एलिमेंट है। फिर डी ऑप्शन देखो आपको क्या दिया है, कॉपर और सिल्वर, तो कॉपर भी और सिल्वर भी दोनों ही क्या है, एलिमेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो इन कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पर ये CO2 दिया हुआ है, तो ये CO2 नहीं भाई क्या होगा, CS2। इन कार्बन डाइसल्फाइड द मास ऑफ सल्फर इन कॉम्बिनेशन विथ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज़। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कार्बन डाइसल्फाइड में जब आप 3 ग्राम कार्बन लेते हो तो इस 3 ग्राम कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना सल्फ़र होगा। तो देखो एक कैसे करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, CS2। अब ये इसका क्या है, 1 मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इसका 1 मॉलिक्यूल है। तो ये 1 मॉलिक्यूल जो बना है ये कैसे बना है, कार्बन प्लस 2S यानी कि 2 सल्फ़र, और यहाँ पर ये क्या है, CS2, इस तरह से बना है। तो देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इस रिएक्शन पे जाने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर देखो कार्बन और CS2 इन दोनों का क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। तो एक कार्बन कंबाइन हुआ है किससे, 2 सल्फ़र से, ये। अब एक कार्बन एटम का जो मास होता है डैट इज़ 12 ग्राम, और जो यहाँ पर एक सल्फ़र का मास होता है कितना होता है, 32। तो 2 मल्टीप्लाई 32 करना पड़ेगा आपको, तो 12 इज इक्वल टू में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 64। तो ये क्या है, यहाँ पर इस कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन और सल्फ़र के मास का रेशो है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पर फिर क्या है 2 बचेगा, तो 4 6 ज़ा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 3:16 का रेशो आ गया किसका, कार्बन और सल्फ़र का। क्या आ गया भाई, कार्बन और सल्फ़र का रेशो आ गया। आप ये बोल सकते हो कि जब 12 ग्राम क्या है, कार्बन यूज़ हुआ है, तो उसने कितने सल्फ़र का यूज़ किया है, यानी कि जब 12 ग्राम कार्बन था तो कितना सल्फ़र यूज़ हुआ है, 64 ग्राम। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र, और फिर 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करो, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 12, और हमें कैलकुलेट करना है 3 ग्राम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ग्राम कार्बन गिवन है। तो ये क्या बन जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो अगेन यहाँ पर ये 4 आएगा, और ये सॉल्व करके अगेन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 ग्राम ऑफ सल्फ़र आ जाएगा। तो ये तो यूनिटरी मेथड है। अदरवाइज़ हम इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं कि देखो ये आपने क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, 3 ग्राम के लिए कितने की नीड हो रही है, देखो 16 ग्राम के लिए। तो क्या आ गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 16 ग्राम। यानी कि जब आपके पास 3 ग्राम कार्बन होगा और तो उसको 16 ग्राम ऑफ
क्या है भाई, सल्फर से कंबाइन करना पड़ेगा, तब यहाँ पर क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, CH2 है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है देखो, द कंपाउंड्स यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर कौन से कंपाउंड्स का हम यूज़ करते हैं। तो NaHCO3 दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है अभी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है। और कॉमन नेम इसका क्या है अभी, बेकिंग सोडा, क्या है अभी इसका कॉमन नेम, बेकिंग सोडा। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है और बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम तो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम क्या है इसका, बेकिंग सोडा है। अब यहाँ पर इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो जो प्रिपरेशन में इसके लिए रॉ मटेरियल होता है, इसके प्रिपरेशन में जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये बनता कैसे, देखो, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसे हम ब्राइन भी बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को, वाटर, ठीक है, वाटर प्रेजेंट होता है, प्लस में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, आपके पास अमोनिया गैस होती है। तो जब आप इन सब की रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इन सब की रिएक्शन कराते हो NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है डैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये यहाँ पर ये बनता है गैशियस फॉर्म में, प्लस में और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ये सॉलिड स्टेट में बन गया। इसका नाम क्या है अभी, अमोनियम क्लोराइड, क्या है अभी, ये अमोनियम क्लोराइड है। तो अब देखो कौन से ऑप्शन में आपको रॉ मटेरियल्स गिवन है, ये वाले। तो देखो ऑप्शन NaCl चाहिए एक, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, NaCl, तो B तो वैसे ही कट हो जाएगा क्योंकि इसमें NaCl ही नहीं है। फिर देखो आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो वाटर देखो इस ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें भी है। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर लास्ट फैक्टर बच गया जो डिसाइड करेगा, डैट इज़ अमोनिया, NH3। अब NH3 देखो आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल्स की नीड होती है, डैट इज़ सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर A।